नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। आज हम आपके वही फेवरेट टॉपिक पे आए हैं, इंडस्ट्रियल प्लॉट। कि इंडस्ट्रियल प्लॉट का क्या पोजीशन है अभी, जैसे कोरोना की दूसरी लहर चल रही है तो क्या करें। पूरा मामला फुस हो गया है, ठप हो गया है, सब चुपचाप घरों में बैठ गए हैं, हम क्या करें। तो ये हमारे लिए दिक्कत है। तो उसी के विषय में हम कुछ बातें लेके आए हैं आपके पास कि हमें अब इस सारी सिचुएशन को समझ के क्या स्टेप लेना चाहिए। पहली बात तो जितनी भी स्कीमें सरकार की चल रही थी, जो फार्म आए थे, वो फिलहाल पोस्टपोन हो गए हैं। पोस्टपोन मतलब कि जैसे यमुना अथॉरिटी है, यहाँ भी कुछ लोगों को कोरोना निकला है तो काम रुक गया, स्लो हो गया। बाकी पंचायती चुनाव आ गए, स्टाफ वहाँ चला गया तो डेटें बढ़ा दी हैं। जो ड्रॉप 15 को होना था उसकी डेट बढ़ी कि बाद में करवाएंगे, फिर दोबारा डेट बढ़ गई है। तो अभी इसकी जो भी नई डेट है पता नहीं कब आएगी, वो जब भी आएगी हम आपको अपडेट कर देंगे। दूसरा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण धारा 144 के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है। मतलब कि धारा 144 वाला कर्फ्यू का ये होता है कि 5 से ज़्यादा बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर ड्रॉ करवाना तो उसमें 500 हज़ार बंदा आता है, तो वो भी एक पॉइंट है कि उसे कैसे हैंडल करें। तो ये तो हम बता देंगे। पर हम जिन लोगों का अप्लाई नहीं हुआ या जो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ बातें बताना चाहते हैं। कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पूरा जो एरिया है दिल्ली एनसीआर का, इसमें भी फ़िलहाल कोई स्कीम नहीं आ रही किसी भी अथॉरिटी द्वारा। ना तो गुड़गांव अथॉरिटी कोई स्कीम दे रही है, ना गाज़ियाबाद अथॉरिटी कोई स्कीम दे रही है, ना ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की कोई स्कीम आ रही है, और ना ही आपके पास नोएडा अथॉरिटी की कोई स्कीम है। डीडीए भी कोई भी इंडस्ट्रियल प्लॉट नहीं लेके आ रहा। तो जो भी सारा सामान है वो सारा एयरपोर्ट के आसपास है, और वो सारा यमुना एक्सप्रेस वे पे है। अब यमुना एक्सप्रेस वे की जो पूरी स्टोरी है, ये है टोटल 165 किलोमीटर का एरिया। तो इसे दो फेज़ के अंदर डेवलप करना चाहती है अथॉरिटी। पहला फेज़ कौन सा है? पहला फेज़ इसका है कि इसे डेवलप किया जाए अपने जो कृष्ण भगवान की नगरी है मथुरा तक। तो 10 साल का प्लान है कि 10 साल में हम यहाँ तक पहुँच जाएं, मतलब 100 किलोमीटर तक डेवलप कर दें। अभी एयरपोर्ट जब बन जाएगा तो ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर तक का एरिया कवर हो जाएगा। तो टारगेट है कि साथ साथ 30 किलोमीटर का एरिया भी डेवलप किया जाए। जब ये सारा शहर बच जाएगा तो उसके बाद फिर दूसरा फेज शुरू होगा, जिसमें मथुरा से लेके आगरा तक डेवलप किया जाएगा। उसमें भी सेम रहेगा कि 10-12 सालों में उसे डेवलप कर दें। अभी अपने कल कल थी 24 अप्रैल 2021 को यमुना अथॉरिटी को बने हुए 20 साल पूरे हुए थे। तो 20 साल पूरे होने तक जो यमुना अथॉरिटी को बनाने का मकसद था वो पूरा नहीं हो पाया। क्योंकि ये जो यमुना अथॉरिटी इसलिए बनी थी कि जो इंडस्ट्री को ज़्यादा डेवलप कर सकें। पर हम इंडस्ट्री को डेवलप नहीं कर पाए। 20 सालों में बहुत सारी चीज़ें रही, सरकारें आती जाती रही, राजनीतिक स्थिरता नहीं थी। पर अब सारा कुछ ठीक है, सेंटर में और स्टेट में एक ही गवर्नमेंट है, तो आपस में तालमेल बड़ा अच्छा है। और होपफुली अब ये एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा। थोड़ा कोरोना के कारण फिर थोड़ा डिले हो गया है। उसी के साथ साथ जो भी सेक्टर है इंडस्ट्री के 29, 30, 31, 32, इनकी भी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल ये है कि जो लोग नहीं लगा पाए तो नॉर्मली होपफुली रेट वही आएगा, 6,770 रुपये का रेट ही आएगा। होपफुली रेट बढ़ के नहीं आएगा, तो वो अपने पैसे तैयार रखें। कोरोना ख़त्म होने के मान के चलिए कि 1 महीने के अंदर अंदर नई स्कीम आ जाएगी। स्कीमें काफ़ी सारी हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक स्कीम आ रही है, मैं मेडिसिन के ऊपर स्कीम आ रही है कि एक मेडिसिटी लॉन्च करने की प्लान है। इसी तरह एक वेयर हाउस की स्कीम आ रही है कि वेयर हाउस को देंगे। और इसके साथ साथ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की स्कीमें आती रहेंगी। होपफुली अब ये रेजिडेंशियल की स्कीम कम आएंगी, क्योंकि इन्होंने 1 से 20 तक जो सेक्टर काटे हैं रेजिडेंशियल वाले, वो अभी अभी वहाँ कुछ हुआ नहीं है, मतलब कि वो डेवलप नहीं हुए हैं, पॉपुलेशन नहीं आई है। तो शायद अभी रेजिडेंशियल नहीं आएगा, अभी कमर्शियल ही जाएगा। क्योंकि देखिए 20 साल पहले जब यमुना अथॉरिटी बनी थी तो एयरपोर्ट का कोई था नहीं यहाँ पे कि एयरपोर्ट आएगा, फिल्म सिटी आएगी, या इतना कुछ डेवलपमेंट होगी, या बाबा रामदेव 10 किलोमीटर वाला प्लान लगाएंगे, ऐसी कोई बातें नहीं थी। ओप्पो वीवो आएंगे। अब 10-20 सालों में दुनिया बदल गई है। अब अथॉरिटी को लग रहा है कि रेजिडेंशियल बेचने में ना तो फ़ायदा है, और ऑलरेडी रेजिडेंशियल बहुत ज़्यादा बिक चुका है, कि पहले इंडस्ट्री को स्टैब्लिश कर ले। अगर इंडस्ट्री सेट होने के बाद फिर लोग आ जाएंगे। जब रेजिडेंशियल फुल हो जाएगा तो फिर ये एयरपोर्ट के आगे इनका प्लान है कि रेजिडेंशियल को काटा जाए। क्योंकि अगर आप यमुना एक्सप्रेस को अपने दिमाग में फिक्स करो तो स्टेट सड़क है, तो उस सड़क के जो आपके जैसे हम चलते हैं तो राइट हैंड साइड पे तो यमुना है, और लेफ्ट हैंड साइड पे ज़मीन इधर फैलती जाती है अलीगढ़ की तरफ। इधर ज़मीन कितनी भी एक्वायर कर लो, पर इनके पास सारे ज़िले नहीं हैं, कुछ ही ज़िलों में ये विकास कर सकती है यमुना अथॉरिटी। जैसे इनके पास है डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़,
तो इनके पास कुछ कुछ स्टेटें हैं जिनका डेवलपमेंट कर सकती है, और वो वही स्टेटें हैं कि जो यमुना अथॉरिटी के साथ लगती हैं। क्योंकि अभी जैसे हम यमुना पे चलते हैं तो अभी तो 40 किलोमीटर एरिया में आधा एरिया तो ग्रेटर नोएडा ने कवर कर रखा है और आधा एरिया यमुना ने कवर कर रखा है। तो अभी फिलहाल तो ये है कि आने वाले 5 सालों में एयरपोर्ट जब बन जाएगा, 4 से 5 सालों में, उसके बाद फिर यहाँ पे तीव्र गति से लोग आएंगे, रेजिडेंशियल सेक्टर फुल हो जाएंगे, उसी के साथ जितने भी कमर्शियल इन्होंने अभी तक काटे हुए हैं वो फुल हो जाएंगे। तो जो जीने का मजा है वो तो आएगा 5-6 साल बाद। अभी तो ये है कि जिसके पास सरप्लस पैसा है तो वो इसमें पैसा डाल सकता है। इसके साथ साथ मैं छोटी छोटी जानकारी दे देता हूँ कि इसमें प्लॉट का साइज जो आते हैं नॉर्मली 300, 450, 500, 550, 600, 900, 1000, 1100, 1500, 3000, 4000, 4000 तक के छोटे को अथॉरिटी गरीब आदमी मानती है, गरीब इंडस्ट्री मानती है। तो उसमें तो ये ड्रॉ लेके आते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को मौका दिया जाता है। और 4000 से ऊपर जो भी प्लॉट साइज होता है, 4000 मीटर, 10,000 मीटर, 20,000 मीटर, 30,000 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ये सारे इंटरव्यू बेसिस पे होते हैं। इंडस्ट्रियल पार्ट के साथ साथ अथॉरिटी ये भी चाहती है कि वहाँ पे हॉस्पिटल हों, स्कूल हों, बड़े स्कूल हों, नाथ आश्रम हों, तो इनके लिए भी प्लॉट आता है। इनके लिए प्लॉट बड़े सस्ते देती है। जैसे नॉर्मली अगर 8,000 का रेट है तो इनके लिए 4,000 का रेट होता है। इनके साथ ये भी सुविधा देती है कि मान लो कि नाथ आश्रम है, उसके अंदर आप छोटी छोटी दुकानें खोल सकते हो कि अपना एटीएम लगा लिया, छोटा सा एक आपने कंटीन खोल ली, मतलब कि उसका गेट दोनों तरफ होगा, अंदर भी होगा बाहर भी होगा। तो ये भी सुविधाएं रहती हैं, तो उससे इन प्लाटों की कीमत काफ़ी बढ़ जाती है। तो इन प्लाटों पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। बाकी इनके इंडस्ट्री के साथ साथ कमर्शियल आते हैं कि बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया, उसमें दुकानें काट के बेची थी, तो आप वो भी देख सकते हैं। बाकी जो इनका फिल्म सिटी आ रहा है, तो फिल्म सिटी का इनका ये प्लान है, अभी तक जितनी अंदर की गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि फिल्म सिटी ये हैदराबाद की तरह बनाना चाहते हैं जहाँ पे बाहुबली की शूटिंग हुई थी, कि पूरा कॉम्प्लेक्स सरकार के अंडर रहेगा और सरकार घंटे के हिसाब से उसे किराए पे देगी। जैसे आपको याद होगा कि आज से 30 साल पहले जब नोएडा में फिल्म सिटी कटी थी सेक्टर 10-12 में, तो उन्होंने वहाँ पे प्लॉट बांटे थे कि 500 गज का, 1000 गज का, 2000 मीटर का, 500 मीटर का, 1000 मीटर का, और इन पे स्टूडियो बने जिन पे आजकल सारे आप न्यूज़ सुनते हैं, ज़्यादातर स्टूडियो नोएडा के अंदर ही हैं। तो इनसे ये खबरें टेलीकास्ट होती हैं। तो इनको सरकार ने परमिशन दी थी कि 10-12 माले का बना लो या बड़ा हॉल बना लो। वहाँ स्कीम अभी फिल्म सिटी में ये नहीं है। वहाँ पे पूरा ही एक बहुत बड़ी फिल्म सिटी बनेगी जिसके अंदर मंदिर, मस्जिद, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, चॉल टाइप और शराब खाने और डांस वाले जो भी हैं, ये सारा उसी के अंदर होगा। डिस्को विस्को सब उसके सेट बनेंगे और फिक्स सेट होंगे। तो आप शूटिंग करिए, सरकार को आप दिन के हिसाब से या घंटे के हिसाब से पैसे दे दो। उसके अंदर ही 5 स्टार होगा, होटल्स होंगे रुकने के लिए, कमरे होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, एटीएम होंगे, बैंक होंगे, ओरिजिनल भी होंगे, जिससे आपको वहाँ पे शूटिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। तो सारी चीज़ें उसके अंदर सरकार ला रही है। एयरपोर्ट का आपको भी पता होगा कि एयरपोर्ट उसमें 4 तरह की प्लान है कि डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, कार्गो और एक एक्स्ट्रा एयरपोर्ट फ्यूचर में अगर जरूरत पड़े, लोड ज़्यादा होने पे उसे भी यूज कर सके। तो नॉर्मल जो एयरपोर्ट होते हैं 6 पट्टी का, 8 पट्टी का, तो ये ज़्यादा बड़े बना रहे हैं। ये चाहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बने, ताकि जो दिल्ली एनसीआर की जो भी पॉपुलेशन है 2-3 करोड़, उसको संभाल सके सारे लोड को। और फ्यूचर में मान लो जब तक ये बन के ऑपरेशनल होगा तो 1-2 करोड़ और बढ़ जाएंगे, उनको भी संभाल सके। तो बड़े दूरगामी हैं विषय की क्या क्या किया जाए, बहुत सारी स्कीमें हैं। हाँ, पर उसमें कुछ लोग शंका करते हैं सरकार बदल गई तो क्या होगा, ये तो हमारा कूड़ा हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगी। देखिए, ऐसा है कि जिन लोगों को शक है वो आगे देखें कि यहाँ पे 100 गांवों में, 200 गांवों में 20,000 करोड़, 30,000 करोड़ रुपए बढ़ चुका है, टेंडर अलॉट हो चुके हैं। बहुत सारे लोग, मतलब कि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है जो कि इन गांवों में एज ए डीलर भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मुआवजे के पैसे से ग्रेटर नोएडा शहर में भी बस रहे हैं, वहाँ पे घर खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। अभी जो भी कमर्शियल गतिविधियां हैं पैसे के लेन देन की, तो इस क्षेत्र में काफ़ी है, यमुना के ऊपर काफ़ी मूवमेंट है। तो आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा मकसद रहता है कि इंडस्ट्री के बारे में बताऊं, तो इंडस्ट्री के बारे में पूछते हैं कि क्या पेपर चाहिए, वो भी बड़ा आसान है। नॉर्मली हमें वही पेपर चाहिए जो किसी के घर के अंदर होते हैं। जैसे कोई भी अप्लाई करना चाहता है तो उसकी फ़ोटो दे दो, पैन कार्ड दे दो, आधार कार्ड दे दो, वोटर कार्ड दे दो, पासपोर्ट दे दो। जितना सामान आपके पास ज़्यादा है उतना दीजिए। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उस बंदे की हमें इनकम टैक्स की रिटर्न चाहिए। अगर आदमी है तो आदमी की चाहिए, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप की चाहिए, कंपनी है तो कंपनी की चाहिए। 3 साल के पेपर चाहिए, उसमें बैलेंस शीटें और उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न का पूरा सेट चाहिए। एक नया रूल आ गया कि सरकार चाहती है कि जीएसटी नंबर भी दो।
तो हमें जीएसटी नंबर चाहिए। और सरकार चाहती है कि इसमें डीलर या फेक आदमी ना आए, या जो लोग रेट को ऊपर नीचे करते हैं वो फ्रॉडी आदमी निकाल दें। तो कहती है नंबर आपका पुराना हो, कम से कम 1-2 साल पुराना हो, और पुरानी ही हमें जीएसटीआर की रिटर्नें चाहिए। उसमें 12 3B होती हैं और 3-4 आपकी जीएसटीआर 1 होती हैं। तो सरकार ये भी पेपर मांगती है और एनुअल रिटर्न भी मांगती है। इसके साथ साथ हमें चाहिए उस बंदे का एक बैंक में क्या पोजीशन है, बैंक स्टेटमेंट, बैंक कंफर्मेशन लेटर, प्लस इसमें 3-4 लेटर सीए इशू करते हैं नेटवर्थ, कि उस बंदे की औकात क्या है, उसके पास कितना माल ताल है, नेटवर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, फिजिबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए कि सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। तो ये काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो एक चेकलिस्ट होती है, वो हम टाइम टू टाइम जो भी बंदा इंटरेस्टेड होता है उसे भेज देते हैं। तो ये चीज़ें चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए। इसमें अप्लाई कौन कर सकता है? इसमें HUF अप्लाई कर सकती है, इसके अंदर प्राइवेट लिमिटेड अप्लाई कर सकती है। तो इसमें काफ़ी लोग इंडस्ट्रियल प्लॉट को अप्लाई कर सकते हैं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। जो बंदा के पास 2 पैसे हैं और जो बंदा बुद्धिमान है वो सोचता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पैसे बढ़ेंगे, देखिए पैसे तो यहाँ बढ़ेंगे, इसमें नो डाउट कि इस रेट में कहीं माल नहीं है, तो कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है। इवन इसमें अगर आप दान धर्म का काम करते हैं तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी अलग अलग मतलब की स्कीम्स आती रहती हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो भी आपका सलाहकार है आप उसके टच में रहें, वो आपको टाइम टू टाइम बताता रहेगा, भाई अब ये स्कीम आ रही है, ये स्कीम आ रही है, स्कीमें इसमें चलती रहेंगी। कोई पूछेगा कब तक चलती रहेंगी, मान के चलो 10 साल तक तो स्कीमें चलेंगी। अभी जैसे इंडस्ट्री की 7 नंबर स्कीम चल रही है, जो वृद्ध आश्रम बांटे जा रहे हैं उसकी 2 नंबर स्कीम चल रही है, और जो रेजिडेंशियल है उसकी मान के चलिए कि जब से 20 साल से अथॉरिटी बनी है तो उसकी 18वीं 19वीं स्कीम चल रही है। रेजिडेंशियल की ऑन एन एवरेज 1 साल में स्कीम आ जाती है, तो अभी तक इनकी स्कीमें चलती रहेंगी। बल्कि मान लो कोई बंदा 80 साल का है, वो बंदा मान लो 100 साल तक जब मरेगा तो देखेगा कि स्कीमें 40 नंबर तक पहुंच गई। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आज से 20 साल पहले पैदा हुए होंगे, 20 साल के हो गए, जवान हो गए, तो देखेंगे कि जैसे बच्चे 20 साल में जवान हो गए, ऐसे यमुना अथॉरिटी भी जवान होगी। जब वो 40 साल के होंगे तो ये और आगे बढ़ जाएगी। तो अगर किसी बंदे का फार्म मिस हो जाता है या रुक जाता है या गड़बड़ हो जाती है, या किसी को हाउसिंग के अंदर भी मान लो कोई 60 मीटर 90 मीटर 120 मीटर का प्लॉट नहीं मिला, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, उसे मिल जाएगा। अगर हम इसी प्लॉटों की बात करें, रेजिडेंशियल प्लॉट की बात करें, तो जैसे अथॉरिटी बनी थी तो शुरुआत में अथॉरिटी ने ऑन एन एवरेज, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 2000 रुपये पर मीटर से शुरू किए थे रेजिडेंशियल प्लॉट बेचने। फिर धीरे धीरे रेट बढ़े, 4000 हुआ, फिर 6000 हुआ, फिर 8000 हुआ, फिर 10000 हुआ, फिर 12000 हुआ। 20 सालों में जो शुरुआती 2000 वाले का एवरेज रेट था, आज वो 16000 तक पहुँच गया। वो भी 16000 तक पहुँचा जब 20 साल में इस रोड पर कोई काम ही नहीं हुआ, क्योंकि एयरपोर्ट और फिल्म सिटी की तो बात अभी आई है। जब फिल्म सिटी और एयरपोर्ट की बात हुई तो जो 8000 वाला रेट था एकदम 16000 पहुंच गया। उससे पहले तो लोग यहाँ सिलेंडर करवा रहे थे कि भैया हमें नहीं चाहिए, खुद ही रख लो, खुद ही बना लो, हमें चाहिए नहीं तुम्हारे प्लॉट। तो वक्त बदला, दुनिया बदली। एक कहावत है पंजाबी में कि 20 साल के अंदर तो जो रूढ़ी होती है जिसपे लोग गंदगी फेंकते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, वहाँ भी महल बन जाता है। तो वही हालत यहाँ हुई, जैसे 20 साल पूरे हुए तो कचरे सोना बन गया। तो अब आपके पास 2 पैसे हैं तो लगाइए। अगर मन में डाउट है तो डाउट निकाल दें। ये पक्का है कि एयरपोर्ट तो बननी है और फिल्म सिटी भी बननी है। हाँ, एयरपोर्ट जल्दी बन जाएगा, फिल्म सिटी में मान लो सरकारें बदल गई तो आगे पीछे हो जाएगी, पर बनेगी जरूर, क्योंकि फिल्म सिटी में ज़्यादा कुछ नहीं होता। 10 किलोमीटर एरिया घेर लो, बाहर बाउंड्री बना दो, बाउंड्री के ऊपर कांच वांच लगा दो, फ्रेम लगा दो, अंदर क्या है खुला खुली जगह होती है, एक छोटा सा मंदिर बना दो। आपने देखा होगा फिल्मी मंदिर, एक फिल्मी बैंक बना दो, ठीक है ना। छोटे छोटे सेट बनाने होते हैं। अगर आप कहीं फॉरेन कंट्री में जाओ तो वहाँ दिखाते हैं शूटिंग करते, वहाँ पे ऐसा बिजनेस है, वहाँ पे स्टूडियो में शूटिंग वूटिंग करते दिखाते हैं, 2000 रुपये लेते हैं दिन का, ये ड्रामाबाजी दिखाते हैं। तो छोटे छोटे सेट होते हैं, वहाँ पे शूटिंग करते हैं कलाकार आगे। और इसके अंदर फिल्मी कलाकारों के साथ साथ उनके रुकने के लिए ओरिजिनल भी बनेंगे, ओरिजिनल बैंक बनेगा, एक्चुअल में 5 स्टार होटल रेस्टोरेंट वो भी बनेंगे। तो ये चीज़ें में टाइम लग सकता है, 7-8 साल लग सकते हैं, पर होगा जरूर, नई दुनिया बसेगी जरूर, क्योंकि दिल्ली पूरा पैक हो चुका है। अच्छा, दूसरी बात, एक और बड़ी बात मज़ेदार है कि दिल्ली में पॉपुलेशन हाई होने के कारण, देखिए आप फोन करो उत्तरकाशी किसी गांव में, वहां कोरोना नहीं है। कोरोना कहाँ दिल्ली में? दिल्ली में क्यों है? बंदे के ऊपर बंदा, बंदे के ऊपर बंदा। दिल्ली में बहुत ज़्यादा कुछ हाईली पॉपुलेटेड कंजेस्टेड एरिया है, शकरपुर, लक्ष्मी नगर, जामा मस्जिद का एरिया, पुरानी दिल्ली, और बंदे के ऊपर एक बंदा ऊपर से खान से तो नीचे, मतलब वो हंसने वाली बात की ऊपर से जोर से पाद दे तो दूसरे घर में सुनता है कि पोपो हो रही है। तो दिल्ली में लोग डरे हुए हैं। एक टाइम था जब गाँव से लोग कहते थे हम तो चले दिल्ली। अब देखिए, अब खबरें देखिए, लोग 2 लाख बंदे गांव की तरफ चले, 10 लाख बंदे आज ही रातों रात अपने गांव चले गए, भाग गए, पलायन कर गए, मजदूर भाग गए। देखिए, ये सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा कि लोग दिल्ली से अपने गांव की तरफ जाएंगे। तो इसी तरह लोग जो दिल्ली के समझदार बिजनेसमैन हैं या दिल्ली के समझदार वासी हैं, वो खुले में रहना चाहते हैं। जैसे मान लो जाम लग जाए, कर्फ्यू लग जाए, तो जैसे मान लो भी कर्फ्यू लगा है,
अब जो बंदे यमुना अथॉरिटी के ऊपर रहते हैं, रोड के ऊपर खुले खुले फ्लैट हैं बड़े बड़े, उसी में घूम फिर रहे हैं, दिन का एंजॉय कर रहे हैं। अब दिल्ली में 50 मीटर में कहाँ तुम ऊपर नीचे होगे, तो इसलिए भी लोग इधर आ रहे हैं खुले में। तो ये भी है, आने वाले टाइम में पता चला कोरोना का भी 3 नंबर 4 नंबर, कोरोना 20 नंबर तक चला गया। तो अगर आप खुले में होगे तो आपको ये फ़ायदा रहेगा कि आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चाहते हो कि अच्छी इन्वेस्टमेंट हो तो आप पढ़ाई करें, सीखें, आप यूट्यूब पे वीडियो देखें कि कहाँ इन्वेस्ट करें, रेट चेक करें कि दिल्ली एनसीआर में भी इंडस्ट्री का रेट क्या चल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिससे आप जैसे जैसे पढ़ोगे सीखोगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक चीज़ याद रखिए कि आप हमेशा अमीर बंदों से, अच्छे इंटेलिजेंट बंदों को फ़ोन करके उनसे जानकारी लो। जो जो थोड़ा सा गलत आदमी होगा या कम नॉलेज वाला होगा वो आपको फ़ोन करेगा, और इंटेलिजेंट बंदों को आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, उनके वीडियो को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि नॉलेज ऐसे फ्री में नहीं आती है। नॉलेज लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए हमें सीखना पड़ता है। अच्छी बातें सुनने में भी मज़ा नहीं आता, कोई आपको समझाए आप उसे पागल बोलते हो कि साले का दिमाग सटक गया। जो फालतू की बात करे, मक्खनबाजी करे, चमचागिरी करे, वो पसंद आते हैं कि आप तो बड़े अच्छे हो। तो कोशिश करिए कि आप अच्छी अच्छी जानकारी लेते रहें। तो मैं छोटा सा वीडियो लेके आया आपके लिए कि आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, स्टडी करें। मेरे ख्याल से इस वक्त दिल्ली एनसीआर में यमुना एक्सप्रेस वे बेस्ट प्लेस है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वहाँ पे आप इंडस्ट्री प्लॉट लीजिए और अपने पैसे को दुगुना चौगुना 10 गुना करिए। मैं आपका मित्र शशि भूषण गर्ग, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडस्ट्रियल प्लॉट ऑन यमुना एक्सप्रेस वे। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।